Hello dear students, welcome back to GPAT Discussion Center, and in this series we are going to study the model papers of बिहार ड्रग इंस्पेक्टर पेपर्स। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर इस एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस का हम यूनिट वाइज जैसा पेपर होने जा रहा है, जिस पैटर्न में पेपर होगा इसी पैटर्न पर हम यहाँ पर मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज का ये वीडियो हमारा फोर्थ पेपर के लिए, चतुर्थ पत्र के लिए है और इसका यूनिट है यूनिट 2 यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इन सभी क्वेश्चंस को जरूर से आप नोट डाउन करते चलिए। चलिए मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल फॉर्म listed below exhibit the highest level of resistance to the physical and chemical method of growth control। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सबसे ज़्यादा केमिकल और फिजिकल रेजिस्टेंस शो करता है? ऑप्शंस: नेकेड, वायरस, प्रोटोजुअल, सिस्ट, वेजिटेबल, बैक्टीरियल सेल एंड बैक्टीरियल एंडोस्पोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपके लिए? रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, रुकावट दे रहा है। कौन सा ऐसा पोर्शन होगा? यहाँ पर करेक्ट निकलेगा आपके लिए एंडोस्पोर। ध्यान रखेंगे एंडोस्पोर क्यों ऐसा हो रहा है। एंडोस्पोर बैक्टीरिया जब उनके पास एक इनफेवरेबल कंडीशन रहता है, जब एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन उनके चारों ओर फैल जाता है जिस कंडीशन पर उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ऐसे कंडीशन पर वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक अपने चारों ओर ऐसा इन्वायरमेंट बना लेते हैं या अपने आप को एक ऐसा स्पोर में चेंज कर लेते हैं जिसे पेनिट्रेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे एंडोस्पोर के नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा आपका एंडोस्पोर। और इस एंडोस्पोर को पेनिट्रेट करने के लिए हमें हाई पावर का जरूरत पड़ता है या हमें एक ऐसे डाइस का, हमें एक ऐसा एजेंट का जरूरत पड़ता है जिसका पेनिट्रेशन पावर नॉर्मल या हमारे दूसरे किसी स्टेनिंग से, दूसरे किसी एजेंट के अपेक्षा उनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रहे। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर आपका बैक्टीरियल एंडोस्पोर, जिसका रेजिस्टेंस केमिकल या किसी भी फिजिकल मेथड के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिमिलर अपीयरिंग गैमेट्स फाउंड एट द टिप ऑफ हाइफा विच टाइप ऑफ फंगी। जब हम फंगी के बारे में स्टडी करते हैं, फंगी या जब हम मोल्ड्स का स्टडी करते हैं, तो हमें इनमें बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिलते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके के यहाँ पर स्पोर्स मिलते हैं, जिसमें ये बोला गया है अगर दो सेम गैमेट्स, अगर दो सिमिलर गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं और मिलकर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा? जाइगोस्पोर, ओस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर। देखिए करेक्ट आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर। जब हम सिमिलर या सिमिलर अपीयरिंग गैमेट्स की बात करते हैं तो यहाँ हमारे लिए क्या आ जाएगा? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर में क्या होते हैं? हमारे दो सिमिलर आकर मिलते हैं। ओस्पोर की बात करें, दो यहाँ पर दो अलग अलग, दो एक दूसरे से डिसिमिलर रहेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स के जब हमारे गैमेट्स मिल रहे हैं। बेसिडियोस्पोर मतलब क्या हो रहा है? जब ये उनके सरफेस पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और एस्कोस्पोर मतलब क्या होगा? अगर उनके अंदर जो हमारे स्पोर्स हैं अगर वो सैक के तरीके से एक थैलानुमा अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे एस्कोस्पोर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? तो जाइगोस्पोर क्या होगा? अगर सेम दो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर गैमेट्स आपस में मिलकर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे जाइगोस्पोर के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एसे मेथड इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का एसे करने के लिए हम इनमें से किस मेथड का यूज करते हैं? एसे मतलब हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है, उनका एफिकेसी हमें चेक करना है। चलिए ऑप्शंस है यहाँ पर सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड, टर्बिटीमेट्रिक मेथड और ट्यूब एसे मेथड, कप ट्यूब मेथड एंड बोथ ए एंड बी। अब देखिएगा जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं तो इसे हम टर्बिडीमेट्रिक मेथड के द्वारा से जान सकते हैं। कैसे होता है? जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम किसी एजेंट को
किसी लिक्विड को हम स्टेप्टोमाइसिन से यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेराइज करेंगे और यहाँ पर हम उसे कुछ समय तक रख देंगे और समय पर रखने के बाद कुछ समय इंक्यूबेट होने के बाद अगर हमें उस टेस्ट ट्यूब में या उस बीकर में अगर हमें टर्बिडिटी मटमैलापन अगर देखने को मिलता है, इट मीन्स ये है कि यहाँ पर स्टेप्टोमाइसिन्स अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वहाँ टर्बिडिटी नहीं मिलता है, इट मीन्स क्या है, पूरे तरीके से स्टेराइल हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, ये कंफर्म हो जाएगा कि जो स्टेप्टोमाइसिन है वो इस बीकर या इस टेस्ट ट्यूब में पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर टर्बिडिटी देखने को मिलता है, इट मीन्स स्टेप्टोमाइसिन वहाँ पर पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम उसका एफिकेसी चेक कर सकते हैं। क्लियर है, एफिकेसी यहाँ पर चेक किया जाएगा। एम्पिसिलिन की बात करते हैं, इसे सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड से यूज कर सकते हैं। ऐसे जितने सारे एंटीबायोटिक्स हैं और साथ में इनके ऐसे मेथड भी यहाँ पर रहेंगे। सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड में क्या होता है, एक पूरे प्लेट रहेंगे, आपका हमारा कल्चर मीडिया रहेगा, वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस पर वहाँ हम इस एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस करेंगे, वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। प्लेस करने के बाद देखेंगे कि अगर उनके आसपास अगर वो अपने सराउंडिंग्स के बैक्टीरिया को अगर किल कर रहे हैं, इट मीन्स उनका एफिकेसी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए है। ये ऐसे मेथड रहेगा, इसके द्वारा यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन इनसाइड अ होस्ट सेल। वायरस किस मेथड के द्वारा मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके मल्टीप्लिकेशन को एक प्रोसेस से हमें समझाना है। पहला ऑप्शन अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, मैच्योरेशन, लाइसिस एंड बायोसिंथेसिस। अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड बाय द लाइसिस। थर्ड ऑप्शन बायोसिंथेसिस, पेनिट्रेशन, मैच्योरेशन, लाइसिस, अटैचमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है मैच्योरेशन, आफ्टर देन लाइसिस, आफ्टर दैट बायोसिंथेसिस, पेनिट्रेशन एंड एट लास्ट इट इज फॉलोड बाय द अटैचमेंट। अब देखिएगा यहाँ पर अगर इसके मल्टीप्लिकेशन को हमें समझना है तो इसके लिए सबसे अच्छा एक हम डायग्राम तरीके से इसे समझते हैं। जब भी हम वायरस का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वायरस क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा होस्ट बॉडी, एक होस्ट सेल हो गया और इसके ऊपर वायरस क्या करेगा, एक्ट करेगा। मानकर चलिए ये आ गया हमारा वायरस, ठीक है। अब ये वायरस इस पर जब भी एक्ट करेगा, ये सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये हमारे होस्ट सेल हो गए, हमारे वायरस हो गए। सबसे पहला प्रोसेस रहेगा अटैचमेंट। इट मीन्स क्या हो रहा है, वायरस हमारे होस्ट सेल के साथ अटैच हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस वायरस अटैच होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, वायरस यहाँ से हमारे इस होस्ट सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल्स को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इस एरिया से जिस साइट ऑफ अटैचमेंट से क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल्स को होस्ट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो सेकंड पोर्शन आ गया हमारा पेनिट्रेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन के बाद यहाँ हो रहा है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन या जिसे हम सिंथेसिस के नाम से जान सकते हैं या बायोसिंथेसिस के नाम से जान सकते हैं। अब देखिए वायरस क्या किया, ये अपने जेनेटिक मटेरियल्स को इनके अंदर पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद अब ये क्या करेंगे, वायरस इनके जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये आपस में मिलकर एक वायरस बनाने का काम करेंगे, या एक हिसाब से क्या कर रहे हैं, अपने लिए वायरस के डिफरेंट पार्ट्स बना रहे हैं। जैसे जब हम कार की बात करते हैं तो ऐसे ही कार नहीं बनता, पहले उसके टायर्स बनेंगे, ठीक है, उसके फ्लोर्स बनते हैं, सीट्स बनते हैं। वैसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, वायरस क्या करेंगे, पहले अपने लिए कैप्सिड बनाएंगे, टेल्स बनाएंगे, अपने पूरे बॉडीज को बना रहे हैं। ऐसे डिफरेंट उनके पार्ट्स यहाँ पर बनेंगे, इसे मैच्योरेशन के नाम से जाना जाएगा। और ये सिंथेसिस और बायोसिंथेसिस को अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में ले जाऊँ तो ये भी गलत नहीं होगा। जब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं ये हो जाएगा हमारा बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मतलब क्या हो रहा है, या मैच्योरेशन इसे समझ सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स बना लिए कार के, ठीक है, कार के हमने अलग अलग पार्ट बना लिए, ये एक स्टेज हुआ। और नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगा, असेंबली का। जब हम इसे असेंबल करने जा रहे हैं, असेंबल करके पूरी तरीके से कार का हम उसे ढांचा दे देंगे, तो ये हमारा पूरी तरीके से बायोसिंथेसिस या ये मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, जब ये अपने आप को
बायोसिंथेसाइज या अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से एक वायरस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक उनका पूरा बॉडी यहाँ पर बनकर आ जाएगा। और लास्ट स्टेज में क्या रहेगा, लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या हो रहा है, ये इस होस्ट बॉडी को अब इस सेल मेम्ब्रेन, होस्ट बॉडी हो गया ये, इस होस्ट बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन है इसे ये ब्रेक करेंगे, इसे लाइसिस करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये निकल कर एक दूसरे होस्ट बॉडी की ओर पहुंचेंगे, एक हेल्दी होस्ट बॉडी को ये पेनिट्रेट करने का या उन्हें इन्फेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्लियर है? तो ये स्टेप आपको जरूर से ध्यान रखना है। पहला क्या है, अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन, इसके बाद बायोसिंथेसिस, मतलब अपने डिफरेंट पार्ट्स को ये यहाँ पर ये प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसके बाद मैच्योरेशन, एंड एट लास्ट आएगा आपका यहाँ पर लाइसिस। चलिए देखा जाए, एक्सप्लेनेशन एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले वायरस यहाँ पर अटैच हुए, अटैच होने के बाद पेनिट्रेट हुए, पेनिट्रेट होने के बाद अपने डिफरेंट स्टेज, अपने डिफरेंट पोर्शंस का फॉर्मेशन किए, और इसके बाद यहाँ पर असेंबली हुआ, असेंबली होकर पूरी तरीके से एक वायरस बॉडी का फॉर्मेशन कर लिए, और अब ये लाइसिस करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर इनके सभी सेल मेम्ब्रेन्स को ये डिफरेंट पोर्शन से ब्रेक कर रहे हैं, और अब किसी नए होस्ट सेल की ओर ये पहुंचेंगे उसे इन्फेक्ट करने के लिए। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन सीरम एंड लिम्फ एंड इज हेल्पफुल फॉर द अर्ली इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियाइडल टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे पहला इन्फेक्शन के लिए इफेक्ट, अगर इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ रहा है तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन, इस लैंग्वेज में भी से समझ सकते हैं। ऑप्शंस जी इम्यूनोग्लोबुलिन, IgM, IgA एंड IgE। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, IgM। जी हाँ, IgM एंटीबायोटिक सबसे पहला रेस्पॉन्ड करने वाला आपका एंटीबॉडी होता है। IgG की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, मदर्स से हमारे चाइल्ड्स की ओर जाते हैं, ये क्या करेंगे, इस बैरियर्स को क्रॉस करने का काम करते हैं। IgE क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। IgA की बात करते हैं तो ये चाइल्ड्स में सबसे पहले आने वाले हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। क्लियर, IgM रहेंगे यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर। चलिए IgG की बात किया जाए तो प्लासेंटा को क्रॉस कर लेता है, ध्यान रखने वाली चीज है। IgG ही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द मेथड इन विच मिल्क इज एक्सपोज्ड टू हीट at 72 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 seconds followed by a sudden cooling to 30 डिग्री और lower is known as। देखिए क्या हो रहा है, ये कौन सा ऐसे स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसके द्वारा हम मिल्क को हीट करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर, कितने समय के लिए, समय है यहाँ पर 15 to 20 सेकेंड। ठीक है, समय बहुत कम है। चलिए, और इसके बाद इसे सडन ही कूल किया जाता है 13 डिग्री सेल्सियस के लिए, ताकि इसके अंदर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से किल हो जाएं। ऑप्शंस है फ्लैश मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन, होल्डर मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन एंड बोथ A एंड B। अब देखिएगा, जब भी हम इस मेथड को देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन का मेथड, यहाँ पर हमें पेस्चराइजेशन के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलता है। पहला होगा हमारे पास फ्लैश मेथड। फ्लैश मतलब जैसे हमारे टॉर्च के फ्लैश जलते हैं, मोबाइल्स के फ्लैश जलते हैं, कुछ समय के लिए वो जलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइजेशन करते हैं, बट वहाँ स्टेरिलाइजेशन का या एक्सपोजर टाइम बहुत कम रहता है। और दूसरा हमारे पास होल्डर मेथड रहता है। होल्डर मेथड में क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर कम रहता है लेकिन होल्डिंग टाइम या स्टेरिलाइजेशन टाइम ज़्यादा रहता है। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पर आएगा आपका फ्लैश मेथड, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और एक्सपोजर टाइम यहाँ पर कम है। क्लियर, फ्लैश मेथड आपका हो जाएगा। होल्डर टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर यहाँ पर कम है 63 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पर होल्डिंग टाइम ज़्यादा है, इसलिए होल्डर मेथड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड इज सुटेबल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एसेप्टिक एरिया है जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के लिए इन एरियाज का यूज करते हैं। ग्रेड ए एरिया, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एरिया।
देखिएगा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर ग्रेड ए की बात करते हैं, हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं तो ग्रेड ए के लिए हम इसे यूज करते हैं। ग्रेड बी ऐसा एरिया है जहां पर हम उन सभी ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं जो इन सभी ग्रेड ए के लिए एक हिसाब का ये रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए जगह रहता है या उनके लिए बैकग्राउंड फील्ड का काम करता है। दूसरा, जब हम किसी फिल्टर्ड सॉल्यूशन को, अगर हम किसी सॉल्यूशन को जिसे हमने फिल्टर कर लिया, अगर हम उसे किसी कंटेनर में फिल करने जा रहे हैं, ठीक है, फिलिंग एरियाज पर हम ग्रेड सी का यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन, जब ग्रेड डी एरिया की बात करें तो यहां पर हम जितने हमारे प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स रहेंगे, इसे अगर हम पैक करने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम इसका पैकिंग कर रहे हैं, अगर हम इसका हैंडलिंग कर रहे हैं, तब हम ग्रेड डी एरियाज का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये चीजें भी आपको जरूर से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पीसीज इज positive for the Coagulase test, a test for the ability of bacteria to cause blood plasma to clot। देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट कर देता है, मतलब इसमें कोगुलेटिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शंस है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिसिस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पेरोफाइटिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर नाम में ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के पास ही ये एबिलिटी रहता है कि ये क्या करेगा, कोगुलेस एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण जैसे हम इसे ब्लड में अटैच करते हैं, ब्लड प्लाज्मा को या ब्लड को क्लॉट में, ब्लड का क्लॉटिंग करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, इसलिए कोगुलेस टेस्ट के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। All of the following genus of bacteria are classified as gram positive bacteria except, इनमें से सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, हमें एक्सेप्ट निकालना है। चलिए देखा जाए क्या आ रहा है। कॉर्नी बैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकी एंड स्टेफाइलोकोकी। देखिए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ग्राम पॉजिटिव आपसे पूछा गया। ग्राम पॉजिटिव मतलब जो हमारे लिए लेस पैथोजेनिक होते हैं वो हमारे ग्राम पॉजिटिव है। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे कॉर्नी बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकी एंड स्टेफाइलोकोकी, ये सभी हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, लेस पैथोजेनिक होते हैं। बट अगर हम एंटेरोबैक्टर की बात करें तो ये क्या हो रहे हैं, हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टर आ रहे हैं, साथ ही साथ एस्चेरिचिया कोलाई, क्लिप्सिलिया निमोनिया, ये सभी हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। और दूसरा कॉर्नी बैक्टीरियम, ये सभी हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इन स्पीसीज को भी आपको जरूर से रिमेंबर करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है। एक साइड हमारे बैक्टीरियाज का क्लासिफिकेशन है या बैक्टीरियाज का बोला जाए इनका कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे साइड इनका एग्जाम्पल है। देखा जाए क्या पूछा गया है यहाँ पर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप्ड एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और इनका शेप क्या है, स्पेरिकल है। चलिए देखा जाए यहाँ पर क्या करेक्ट बैठ रहा है, ग्राम पॉजिटिव और स्पेरिकल। स्पेरिकल इट मीन्स कोकी शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो लगा दीजिए स्ट्रेप्टोकोकस, 1 का R हो गया यहाँ पर। चलिए ग्राम पॉजिटिव स्पोरलेटिंग मतलब जो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब इन्हें ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होंगे हमारे क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ध्यान रखेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता अपने ग्रोथ के लिए, विदाउट ऑक्सीजन भी आसानी से ग्रो कर लेंगे। ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड नॉन स्पोरलेटिंग, ग्राम पॉजिटिव है, रॉड शेप्ड हैं और स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, जो डिप्थेरिया कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का हमारा आ गया S और 2 का हो गया हमारा यहाँ पर P। चलिए 4 के लिए देखा जाए। ग्राम पॉजिटिव स्पोरलेटिंग रॉड शेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बोल दिया गया, रॉड मतलब क्या आएगा आपका यहाँ पर बैसिलस। जब हम रॉड की बात करते हैं तो बैसिलस वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका करेक्ट आंसर 4 का Q। अब देखिए किसमें सही बैठ रहा है, 1 R, 2 is for P, 2 is for P, ये ऑप्शन कट जाएगा आपका, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर निकला आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन C। ठीक है, चलिए ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर किसी तरीके का ऐसा क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, इसी तरीके से आप इसे जरूर से सॉल्व करेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन आया जाए, वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड माइक्रोब्स, दे आर किल्ड माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, ऐसे वैक्सीन जो किल्ड माइक्रोब्स से बनते हैं। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ऑटोजिनस वैक्सीन एंड नन ऑफ द अबव। तो नाम से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, किल्ड इट मीन्स इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ऐसे वैक्सीन जिसमें वायरस या जिनमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड तरीके से रखा गया है, जो यहाँ पर जीवित नहीं रहेंगे, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। वहीं एटीन्यूएटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारे ऐसे वायरस या हमारे ऐसे वैक्सीन रहेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस हमारे यहाँ पर लिविंग रहेंगे। चलिए आगे आया जाए, द ऑर्डर ऑफ स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। चलिए ऑप्शंस देखने से पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा, तुरंत ही आप यहां से आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहला ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहला प्राइमरी स्टेनिंग यूज किया जाता है, जिसमें हमारा क्रिस्टल वॉयलेट आता है, क्लियर। और दूसरा स्टेप क्या किया जाता है, इसे फिक्स करने के लिए आयोडीन से ट्रीट किया जाता है, यानी आयोडीन फिक्सेशन का काम किया जाता है। और इसके बाद इसे फॉलो किया जाता है अल्कोहल या एसीटोन के साथ, जिसके अंदर डीकलराइजेशन का काम होता है। अगर कोई हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इस डीकलराइजिंग एजेंट के कारण इनके ओर प्रेजेंट जितने भी हमारे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हमें ट्रीट करना है तब हमें अल्कोहल या हमारे डी अल्कोलाइजेशन या डीकलराइजेशन का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो सेकेंडरी स्टेन हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो है हमारा आयोडीन, ठीक है। तो सबसे पहला क्रिस्टल वायलेट आ गया, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद हमारे अल्कोहल या एसीटोन, और लास्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ सेफ्रानीन। चलिए देखा जाए, सबसे पहला क्रिस्टल वायलेट कहाँ है, यहाँ क्रिस्टल वायलेट, दूसरा यहाँ क्रिस्टल वायलेट, नेक्स्ट है आयोडीन। तो ये आपका करेक्ट आंसर निकला, आयोडीन, अल्कोहल एंड एट लास्ट सेफ्रानीन। चलिए देखा जाए, यहाँ पर करेक्ट आंसर निकला आपके लिए ऑप्शन ए। जब इसके मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला प्राइमरी डाई क्रिस्टल वॉलेट या मिथाइलिन ब्लू यूज करेंगे, और इस आयोडीन को फिक्स या इस स्टेन को फिक्स करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर आयोडीन फिक्सेशन का काम करेंगे, आयोडीन से ट्रीट करने के बाद। और इसके बाद हमें डीकलराइजर का यूज करना है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, इनके सेल वॉल को जो डैमेज कर रहे हैं। और दूसरा काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन सेफ्रानीन का यूज करेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, और किस तरीके का कलर देंगे, ग्राम नेगेटिव हमारे यहाँ पर रेडिश या पिंक कलर शो करेंगे, और ग्राम पॉजिटिव हमारे पर्पल या ब्लू कलर का यहाँ पर अपियर होंगे। चलिए आगे आया जाए, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस वाज फाउंड टू हैव वेरी लो CD4+ T सेल्स, प्रोबेबली द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में CD4+ टाइप सेल्स यानी हमारे लिम्फोसाइट्स सेल्स को क्या कर रहे हैं, इन्हें डिक्रीज करने का काम कर रहा है। क्लैप्सिलिया फैमिली, माइकोबैक्टीरियम फैमिली, रेट्रोवायरस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए यहां पर निकलेगा आपके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस। क्यों, रेट्रोवायरस में हमारे HIV वायरस आते हैं, ठीक है। रेट्रोवायरस फैमिली में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस आते हैं। इनका काम क्या रहता है, डायरेक्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर ये वर्क करते हैं, और इन्हें इनहिबिट करने के कारण जो हमारे ये लिम्फोसाइट सेल्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी से या जो हमारे बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करते हैं, इनके अगेंस्ट जो एक्ट करते हैं, ये इन्हीं सेल्स का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा करेक्ट आंसर रेट्रोवायरस, जो कि हमारे एग्जांपल की बात करते हैं तो निकलेगा यहाँ पर HIV वायरस, या सिंपली बात करें एड्स या HIV वायरस, ये हमारे क्या कर रहे हैं, इन्हीं सेल्स का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। चलिए आगे आया जाए, द क्लियर जोन फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू। जब हम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो इनमें जब हम देखते हैं तो इनके बीच जो हमारा क्लियर फॉर्मेशन होता है, जब जो हम डिस्क बनाते हैं, इस डिस्क के चारों ओर जो क्लियर फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है। ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम सराउंडिंग ऑफ द डिस्क, lysis of the bacterial cells surrounding the disc, the destruction of the
पेपर डिस्क और एंटीबायोटिक्स, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मीडियम। अब देखिएगा यहाँ पर इसे समझने के लिए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम एक मीडियम का यूज़ करते हैं, एक पैटी डिस्क का हम यूज़ करते हैं जिसमें हमने बैक्टीरियल कल्चर बनाया है और वहाँ पर हम छोटे छोटे स्पॉट्स का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पर हमने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स हमें अप्लाई करना है और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि अगर इनके चारों ओर अगर हमें क्लियर एरिया देखने को मिल रहा है, अगर क्लियर एरिया मिल रहा है इट मीन्स क्या है, वहाँ उस पूरे एरिया पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हुआ है। चलिए देखा जाए, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक पैटी डिश हो गया जिसके अंदर हमने बैक्टीरियल कल्चर यहाँ पर ग्रो करवाया है और इसके बाद ये छोटे छोटे आपको जो स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, इन सभी स्पॉट्स को सबसे पहले इन्हें स्टेराइल कर लिया गया। अब देखिए इस पूरे एरिया पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट इन स्पॉटेड एरियाज पर बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है। पहला स्टेप, इन्हें स्टेराइल कर लेंगे, पर्कुलेशन का काम कर लेंगे। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक्स फिल कर दिया, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हमने फिल कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स फिल किया और इसे इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे, 2 दिन 3 दिन के लिए इसे इंक्यूबेट करने रख देंगे और इंक्यूबेट करने के बाद अगर ऐसा होता है, अगर 3 दिन 4 दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि इस एंटीबायोटिक के चारों ओर ऐसा एक क्लियर जोन अगर हमें देखने को मिलता है, अगर ऐसा व्हाइट स्पॉट इनके चारों ओर अगर इतने दूरी तक देखने को मिलता है, इट मीन्स क्या है, इस एंटीबायोटिक्स के इस पूरे सराउंडिंग पर किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे ये किल हो गए, किसके कारण हो गए, हमारे एंटीबायोटिक ए के कारण। और जितना बड़ा इनका रेडियस रहेगा, इनका एफिकेसी, इनका पोटेंसी इतना ज़्यादा माना जाएगा। चलिए देखते हैं इंक्यूबेशन करने के बाद किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये हमारे एंटीबायोटिक्स हो गए और इसके चारों ओर जो आपको यहाँ पर जोन देखने को मिल रहा है, इसे जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं। ये जोन ऑफ इनहिबिशन जितना बड़ा रहेगा, इसका रेडियस जितना बड़ा रहेगा, हमारे एंटीबायोटिक्स का पोटेंसी उतना ज़्यादा माना जाएगा। क्लियर है? चलिए इस तरीके से हम यहाँ एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द किल्ड माइक्रोब्स, दे आर किल्ड माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके के वैक्सीन रहेंगे, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और एटीन्यूएटेड वैक्सीन। यहाँ ऑप्शंस हैं ओनली 1 यानी सिर्फ इनएक्टिवेटेड, ओनली 2 यानी एटीन्यूएटेड और यहाँ पर बोथ या नादर, ना ही इनमें से इनएक्टिवेटेड रहेंगे और ना ही एटीन्यूएटेड रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम किल्ड वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे, ये पूरी तरीके से किल्ड रहेंगे। तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और द किल्ड एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्लियर है? किल्ड वैक्सीन की बात कर रहे हैं या किल्ड एंटीजेन के नाम से भी इन्हें जाना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। द इम्यूनिटी acquired by the inoculation of living organism or attenuated virulence is acquired by the inoculation of living organism। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर हमें इम्यूनिटी देखने को मिल रहा है तो किस तरीके का, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर निकलेगा, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी वैक्सीन में अगर हम ऐड करके किसी बॉडी के अंदर, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम इंजेक्ट करवा रहे हैं तो किस तरीके का ये इम्यूनिटी शो करेगा, ये एक हिसाब का हमारा आर्टिफिशियली जनरेटेड इम्यूनिटी होगा। आर्टिफिशियली और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने उसे कहीं से एक्वायर किया और इसे आर्टिफिशियली हमने प्रिपेयर किया, इसलिए हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द जेल नेल्सन स्टेन इज, जेल नेल्सन स्टेन इसे किस स्टेन के नाम से जाना जाता है, सिंपल स्टेन, काउंटर स्टेन, डिफरेंशियल स्टेन एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जेल नेल्सन स्टेन। ये आपका एसिड फास्ट स्टेन होता है, उन सभी बैक्टीरियाज के लिए, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन्हें यूज किया जाता है जो ऑर्डिनरी नहीं रहते हैं, जिनके सेल वॉल हमारे जिनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो हमारा सेल वॉल रहेगा, इसे हम दूसरे स्टेन से स्टेन नहीं कर सकते। इनके लिए हमें एसिड
स्टेनिंग का यूज करना है, हमें एसिड से इन्हें ट्रीट करना है, तब जाकर इनका माइकोलिक लेयर सबसे पहले डैमेज होता है और इसके बाद ही हम इसे स्टेन कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे एसिड फास्ट स्टेन को जेल नेल्सन स्टेन के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जेल नेल्सन साइंटिस्ट ने इसे मॉडिफाई करके एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से बताया था। चलिए आगे आया जाए। एलिजा, एलिजा इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वायरस वेयर द की रिएजेंट इज एलिजा। इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की बात कर रहे हैं, इसमें जब हम इसको यूज करते हैं तो की रिएजेंट क्या रहता है, किसके द्वारा हम पता लगा पाते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में? डीएनए प्रोब्स, द कैटालेज, द एल्कालाइन फॉस्फेट एंड आरएनएस। तो करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर आपका एल्कालाइन फॉस्फेट। जी हाँ, की रिएजेंट, की एजेंट हमारे यहाँ पर एल्कालाइन फॉस्फेट ही है, जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, इस एसे को इजी तरीके से हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस? ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस से क्वेश्चन है। ऑन्कोजेनिक मतलब क्या हो रहे हैं? ऐसे वायरस जो कैंसर कॉज करवा रहे हैं, कैंसर कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे वायरस। देखा जाए पोलियोमाइसिटिस वायरस यानी पोलियो के वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस एंड हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर निकलेगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्योंकि पोलियो वायरस ये किसी तरीके का कैंसर कॉज नहीं करवाता, वेरिसेला जोस्टर वायरस स्मॉल पॉक्स करवा रहा है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस ये भी कैंसर कॉज नहीं करवाते, बट कैंसर कॉज करवाने वाले हमारे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ही होते हैं। ध्यान रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और दो तरीके के यहाँ पर आपको वायरस मिलेंगे ऑन्कोजेनिक में, यानी कैंसर कॉजिंग दो तरीके के वायरस हैं। पहला जो डीएनए कंटेंट कर रहा है, दूसरा जो आरएनए कंटेंट कर रहा है। डीएनए में आपके हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये सभी आ जाएंगे, और आरएनए वायरस में हेपेटाइटिस सी वायरस ये सभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एप्स्टीन वार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम, ये किस पोर्शन से या किस एजेंट से, कहां से ऑब्टेन किया जाता है, कहां से आइसोलेट किया जाता है? पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम द सिंगलेस, बर्किट्स लिम्फोमा, थ्रोट स्वैप्स इन ह्यूमन एंड कन्वर्जेंट सीरम ऑफ द पेशेंट। तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर आएगा आपके लिए? एप्सिटॉन वार वायरस की बात करें तो ये हमारे ऐसे वायरस हैं जो ट्यूमर कॉज करवाते हैं। ठीक है, याद रखने वाली चीजें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऑन्कोजेनिक वायरस कैंसर कॉज करवा रहा है, और इनकी बात करते हैं एप्सिटन वार वायरस की बात करते हैं, ये ट्यूमर कॉज करवा रहे हैं। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? बर्किट्स लिम्फोमा से इन्हें ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा से ऑब्टेन किए जाने वाले हमारे EBV के नाम से भी जाना जाएगा, एप्स्टॉन बार वायरस के नाम से। और ये क्या रहा है? सबसे पहला खोजा गया हमारा ट्यूमर वायरस है, ह्यूमन ट्यूमर वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन आया जाए। द कोवेलेंट बॉन्ड विच लिंक्स द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेनिंग टू मॉडिफाइड शुगर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड यानी नेम और NAG यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। देखिए क्या हो रहा है, जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये इनके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, इनके जो सेल वॉल्स रहते हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर से मिलकर बने रहते हैं। और ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन किससे बने रहेंगे? यहाँ पर नेम और नेग इनके सब यूनिट्स रहते हैं जो आपस में अल्टरनेट तरीके से अरेंज रहते हैं। एक यूनिट हमारा नेम का रहेगा, अगला यूनिट नेग का रहेगा, फिर नेम फिर नेग, इस तरीके के अरेंज रहते हैं। तो ये जो हमारे नेम और नेग हैं आपस में किस बॉन्ड के द्वारा अटैच हो रहे हैं? ऑप्शंस: ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपके लिए? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रखना है, जब हम इनके प्रिपरेशन की बात करें, जब हम इनके सेल वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेट हमें इनका यूनिट देखने को मिलता है, और आपस में ये किससे रहेंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर से इसे रिमेंबर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इट इज मेड इन ट्यूब कंटेनिंग अगर स्लोप एंड इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोवाइडिंग अ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कल्चर मीडिया है जो
क्या हो रहा है, अगर से मिलकर बना रहेगा, ठीक है, अगर से मिलकर बना रहेगा और एक प्योर ग्रोथ के लिए या बैक्टीरिया के प्योर ग्रोथ के लिए इन्हें यूज करते हैं। ऑप्शन है कारपेट कल्चर, स्ट्रिक कल्चर, स्ट्रोक कल्चर एंड स्टैब कल्चर। तो यहाँ पर आएगा आपके लिए स्ट्रोक कल्चर। जी हाँ, स्ट्रोक कल्चर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अगर स्लोप का यूज करते हैं, यहाँ पर जो हमारे टेस्ट ट्यूब रहते हैं इन्हें 45 डिग्री के एंगल पर हम इन्हें स्लाइड किए रहते हैं, स्लोप किए रहते हैं, जिस और इनमें अगर रहता है। अगर क्यों रहता है, ताकि बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में, उस मीडियम में आसानी से ग्रो कर सकें, पूरे तरीके से उनके ग्रोथ के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स उन्हें चाहिए, ये सभी उन्हें अगर या इस सॉल्यूशन में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर, रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज विच एल्गी। रोडोफाइटोफाइटा इसे किस एल्गी के नेम से जाना जाता है, ब्राउन एल्गी, गोल्डन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो यहाँ पर आएगा आपका करेक्ट आंसर रेड एल्गी। ये एक ऐसे एल्गी रहते हैं जो मेनली हमारे वाटर्स में प्रेजेंट रहते हैं और इनका कलर रेड रहता है। क्यों कलर रेड रहता है, क्योंकि अपने चारों ओर ये एक कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, कार्बोनेट आयंस का सिक्रेशन करते हैं, इस कारण से इनका कलर पूरी तरीके से रेड हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे कोरल्स रहते हैं, जब हम किसी मूवी को आपने देखा होगा, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी आपने देखा होगा, उसमें अगर ओशंस के अंदर या सी के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे इस तरीके के ग्रास रहते हैं, इस तरीके के आपको हर्बल प्लांट देखने को मिलेंगे जिनका कलर रेड रहता है। क्यों रेड रहता है, क्योंकि ये अपने चारों ओर कार्बोनेट आयंस को सिक्रेट करते हैं, या कार्बोनेट आयन का एक सराउंडिंग इनके चारों ओर रहता है जिसका कलर ही यहाँ पर रेड रहता है। ठीक है, इस कारण से इसे हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, कोरालिन एल्गी के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए आगे आते हैं, द न्यू फुस्टिन और द बेसिक स्टेन इज यूज्ड टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक स्टेन, इसका यूज इनमें से किस पार्ट को स्टेन करने के लिए किया जाएगा, कैप्सूल, फ्लैजिला, सेल वॉल एंड द स्पोर। अब देखिएगा, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक स्टेन है, ठीक है, बेसिक है हमारे कौन से पोर्शन को स्टेन करेंगे, एसिडिक स्टेन, एसिडिक हमारे पोर्शंस को स्टेन करेंगे। जस्ट लाइक एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, बेसिक स्टेन है तो हमारे एसिडिक पोर्शन को स्टे करेंगे, और एसिडिक पोर्शन हमारे यहाँ पर इनमें से कौन सा है, तो ये आएगा हमारा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हो गए या जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हो गए, इनका नेचर क्या रहता है, एसिडिक। और वहीं साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं, फ्लैजिला की बात करें, ये सभी हमारे बेसिक ही रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक डाई एसिडिक पोर्शंस को स्टेन कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका यहाँ पर सेल वॉल। और अगर यहाँ जेनेटिक मटेरियल्स रहेंगे तो वो भी आपके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द वैक्सीन मेड फ्रॉम टॉक्सॉइड इज। टॉक्सॉइड से बनाया गया वैक्सीन क्या आ रहा है, डिप्थेरिया वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, रेबिस वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। टॉक्सॉइड्स से बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका टॉक्साइड्स। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये अपनी ओर एक एक्सोटॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ट्रीट करके हम टॉक्सॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो टॉक्सॉइड के द्वारा बनाया गया वैक्सीन हमारा डिप्थेरिया वैक्सीन आ जाएगा। क्लियर है, चलिए डिप्थेरिया वैक्सीन के द्वारा या टिटेनस वैक्सीन, ये सभी हमारे टॉक्सॉइड्स के वैक्सीन रहते हैं, टॉक्सॉइड्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द एंडोटॉक्सिन। अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया था, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट। एंडोटॉक्सिन इनमें से सभी बैक्टीरिया के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, द एक्सेप्ट वन आपको यहाँ पर निकालना है। तो पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं, एक्सोटॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही बनाते हैं, और वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पे ही बना पाते हैं। एक्सोटॉक्सिन इट मींस बाहर की ओर प्रेजेंट रहेगा, और इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सोटॉक्सिन मतलब ये अपने से बाहर की ओर एक टॉक्सिक मटेरियल्स को सिक्रेट कर रहे हैं, और ये एक्सोटॉक्सिन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा। चलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही सिर्फ इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनमें से सभी हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, एक्सेप्ट आपको निकालना है। साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव होता है, बोटेडेला पेट्रोसिस ये भी ग्राम नेगेटिव होंगे, एर्निशिया पेस्टिस ये भी हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, बट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी
ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कभी भी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन या एक्सोटॉक्सिन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, द ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रिपल टॉक्सॉइड। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो तीन वैक्सीन है इनमें, ठीक है, तीन या बोला जाए एक ही ऐसा वैक्सीन जो तीनों डिजीज को ट्रीट कर रहा है, और ये सभी हमारे टॉक्सॉइड्स से मिलकर बने हुए हैं। चलिए, डिप्थेरिया, टिटेनस एंड रेबिस, टिटेनस, वुफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, वुफिंग कफ, कैंसर एंड ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, डिप्थेरिया, टिटेनस एंड पेट्रियोसिस। अब देखिएगा, अगर आपने लास्ट ऑप्शन देखा होगा, मैंने आपको क्या बताया था, टॉक्सॉइड्स से बनाए गए वैक्सीन। इसमें दो वैक्सीन का मैंने आपको नाम बताया था, पहला डिप्थेरिया और दूसरा टिटेनस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डिप्थेरिया एंड टिटेनस वाले ऑप्शंस को मानकर चलते हैं, डिप्थेरिया एंड टिटेनस, इन्हें काट दीजिए, इन्हें काट दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेबिस। तो रेबिस के लिए हम किसी भी टॉक्सॉइड्स का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर आएंगे हमारे पेट्रियोसिस, ठीक है, पेट्रियोसिस या वुफिंग कफ, इसके द्वारा हम ये तीन ऐसे डिजीज है जिसका ट्रीट करने के लिए हम एक टॉक्सॉइड वैक्सीन का यूज करते हैं। क्लियर, इनके टॉक्सॉइड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसके द्वारा इनका ट्रीटमेंट होता है। चलिए, ट्रिपल, इसे DTP वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। DTP वैक्सीन, एक वैक्सीन जिसका तीन यूज है, जिसके तीन एप्लीकेशन है। डिप्थेरिया में भी यूज होगा, टिटेनस में भी यूज होगा और पेट्रियोसिस में भी इनका यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहाँ क्या रहा है, मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एंड देयर यूज इन द डिजीज। एक साइड हमारे वैक्सीन और एक साइड हमारे इनके यूजेस देखने को मिल रहे हैं। DPT वैक्सीन, अभी मैंने बताया था DPT वैक्सीन, ठीक है, डिप्थेरिया, पेट्रियोसिस एंड टिटेनस के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहा है, वुफिंग कफ। BCG वैक्सीन किसके लिए यूज किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। टैब किसके लिए यूज किया जाएगा, हमारा टैब आ गया आपके टाइफॉइड वैक्सीन। OPG यानी ओरल पोलियो वैक्सीन किसके लिए, पोलियोमाइसिटिस के लिए। चलिए देखा जाए, P for 3, Q for 4, R for 2 एंड S for 1। तो करेक्ट आंसर निकला आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन A। चलिए, आपको एक कड़ी बस यहाँ पर पकड़ कर चलनी है, एक कड़ी, एक ऑप्शन आपको बस समझना है। मैच द फॉलोइंग ऑप्शन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है, एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए, वहीं से मैच करते हुए चलिए। चलिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, जरूर से ऐसे एक बार जरूर से इसे चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर इसे ध्यान दे लीजिएगा, वैक्सीन्स और दूसरे साइड इनके डिजीज, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी कुछ दूसरे वैक्सीन्स के बारे में हो सका, कॉलेरा वैक्सीन्स के बारे में आ सकता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स के लिए आ सकता है। ये सभी वैक्सीन्स का नाम जरूर से याद रखेंगे, किस डिजीज के लिए कौन सा वैक्सीन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, द रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट इन विच स्टेज। जब हम बैक्टीरिया ग्रोथ साइकिल की बात करते हैं तो इनमें से बैक्टीरिया ग्रोथ साइकिल में कौन सा स्टेज है जहां जितने रिप्रोडक्शंस हो रहे हैं और उसी कॉन्सेंट्रेशन पर हमारा डेथ भी हो रहा है। ठीक है, जितने बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहे हैं सेम टाइम पर सेम बैक्टीरिया या सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया का डेथ भी हो रहा है। डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज, लैग फेज एंड लॉग फेज। देखिएगा, जब इनके हम ग्राफ की बात करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारा लैग फेज आ जाएगा, आफ्टर दैट लॉग फेज एंड देन स्टेशनरी फेज एंड देन डिक्लाइन फेज। लॉग फेज, लैग फेज की बात करें, सबसे पहला लैग फेज जहां पर ना ही इनका ग्रोथ हो रहा है ना ही इनका डेथ हो रहा है। दूसरा लॉग फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बिल्कुल ही सडनली ऊपर गया हुआ है, और ऊपर हो रहा है मतलब राइज हो रहा है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ गया है और डेथ रेट यहाँ पर बहुत ही कम है। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेट्यू स्टेज देखने को मिलता है जहां पर ना ही डेथ हो रहा है और ना ही यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, या बोला जाए जितने कॉन्सेंट्रेशन पर डेथ हो रहा है उतने कॉन्सेंट्रेशन पर सेम टाइम में डेथ भी हो जा रहा है, जितना रिप्रोडक्शन उतना डेथ। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेशनरी फेज या
प्लेट्यू स्टेज या प्लेट्यू फेज। और इसके बाद बात करते हैं डिक्लाइन फेज, इसके जस्ट अपोजिट डिक्लाइन फेज, जहां पर क्या हो रहा है, डेथ रेट यहाँ सबसे ज्यादा है और ना ही वहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ना ही वहां पर ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका यहाँ पर स्टेशनरी फेज। चलिए ध्यान रखेंगे, चारों फेज बहुत इजी हैं, जरूर से रिमेंबर करना है। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, द सर्जिकल ड्रेसिंग कैन बी स्टेरलाइज्ड बाय टेम्परेचर एट टाइम। जब हम ड्रेसिंग को या सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेराइल करने जा रहे हैं तो किस टेम्परेचर पर, किस कंडीशन में इसे स्टेराइल किया जाएगा? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट्स एंड 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स। तो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर आपका रहेगा, जो एक ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, एक ऑटोक्लेव का आइडियल ऑपरेशन कंडीशन रहता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर द 15 मिनट्स। जी हाँ, अगर किसी सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेराइल कर रहे हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए हम उसे स्टेराइल करेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड फॉर द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए? ऑप्शंस है बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, बैसिलस प्यूमिलस, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस एंड बैसिलस कोगुलेंस। अब देखिएगा यहाँ पर थर्मोफिलस आएंगे आपके बायोलॉजिकल इंडिकेटर हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के। स्पोरेंजस ये भी आपके मॉइस्ट हीट के हैं। कोगुलेंस मतलब क्या हो रहा है, अगर इसका मैकेनिज्म हम देखा जाए, हमारे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म रहता है, कोगुलेशन का काम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके कोगुलेंस वाले बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बैसिलस प्यूमिलस की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अगर हम रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन का काम कर रहे हैं वहां पर हमारे लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करता है बैसिलस प्यूमिलियस। ठीक है, आयोनाइजेशन या रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं। अब देखिएगा इस टेबल को जरूर से आपको रिमेंबर करके चलना है, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर से रिमेंबर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। अगर आपने ध्यान दिया होगा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में आ रहा है। स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस वारनाइगर, बैसिलस प्यूमिलियस, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस एंड बैसिलस कोगुलेंस। अब देखिए अभी तुरंत ही इस क्वेश्चन में देखने को मिला था बैसिलस प्यूमिलियस कहाँ यूज होता है, रेडिएशन के लिए, यहां से हटा दीजिए। क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस कहाँ यूज हो रहा है, हमारे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। बैसिलस कोगुलेंस ये भी मॉइस्ट हीट के लिए हो रहा है। बच क्या रहा है यहाँ पर आपके लिए, स्पोर्स ऑफ द बैसिलस सबटिलिस वारनाइगर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के भी इस तरीके का पूछ सकता है, तो इसे जरूर से ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन से बचिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर आपके लिए स्पोर्स ऑफ द बैसिलस सबटिलिस वारनाइगर आपके लिए क्या हो जाएंगे, हॉट स्टेरिलाइजेशन या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा। चलिए 33rd नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू और जर्मीसाइड से क्वेश्चन। डी वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्या बोला गया है, द टाइम और डोज रिक्वायर्ड एट अ गिवन टेम्परेचर टू किल 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, डी वैल्यू क्या होता है, वो समय जिस समय में हम 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं। दूसरा जेड वैल्यू की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिग्री डेट टेम्परेचर हैज टू बी इंक्रीज्ड टू अचीव अ 10-fold, या अगर हम डी वैल्यू में टाइम इंक्रीज कर रहे हैं इसे जेड वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जितना टाइम हमने इंक्रीज किया डी वैल्यू में या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमने जितना समय इंक्रीज किया इसे जेड वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। एफ वैल्यू की बात करते हैं, इज द नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू किल अ नोन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितने मिनट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया किसी गिवन कंडीशन पर, किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर, इसे एफ वैल्यू के नेम से जाना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जर्मीसाइड्स किल्स ऑल वेजिटेटिव सेल्स एंड स्पोर फॉर्मिंग सेल्स। यहां पर आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जर्मीसाइड्स सिर्फ और सिर्फ हमारे वेजिटेटिव पोर्शंस या वेजिटेटिव सेल्स को ही किल कर पाते हैं, स्पोर्स को नहीं कर पाते। ठीक है,
पहले आपको मैंने बताया था स्पोर्स क्या होते हैं, इसे किल करने के लिए हमें हाई पेनिट्रेशन पावर का जरूरत रहता है। तो हमारे जर्मीसाइड्स के पास इतना पावर नहीं रहता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वेजिटेटिव सेल्स को ही डैमेज कर सकते हैं, ना कि हमारे स्पोर फॉर्मिंग जर्म्स या स्पोर फॉर्मिंग सेल्स को। क्लियर है? चलिए ध्यान रखना है, स्पोर्स को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते, स्पोर्स को ये किल नहीं कर पाते। चलिए अगला क्वेश्चन, द टी सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच इम्यूनिटी। टी सेल लिम्फोसाइट्स या लिम्फॉइड सेल्स की बात करते हैं, टी सेल बीटा सेल होते हैं, ये सभी किस इम्यूनिटी को कॉज करवा रहे हैं। टी सेल्स की बात करते हैं, साइटोटॉक्सिक इनिटिएट इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिक एडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज ड्राइवन एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए हमारे टी सेल्स क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक एडेप्टिव इम्यूनिटी कॉज करवाते हैं। अगर इनके हम बीटा सेल्स की बात करें तो एंटीबॉडीज ड्राइवन एडेप्टिव इम्यूनिटी को ये कॉज करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए, यहाँ पर 3 तरीके के इनके सेल्स रहेंगे। लिम्फॉइड सेल की बात करते हैं, टी सेल, बीटा सेल और नेचुरल किलर सेल्स के नाम से होते हैं। नेचुरल किलर सेल किस तरीके का इम्यूनिटी शो करता है, साइटोटॉक्सिक इनिटिएट इम्यूनिटी। टी सेल्स की बात करते हैं, साइटोटॉक्सिक एडेप्टिव इम्यूनिटी, और बीटा सेल्स की बात करें तो एंटीबॉडी ड्राइवन एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ध्यान रखना है, 3 एक ही सेल्स से निकलकर 3 अलग अलग इम्यून सेल्स बन रहे हैं, लेकिन इनका इम्यूनिटी कॉज करवाने का या इम्यूनिटी ये जनरेट करने का इनका मैकेनिज्म अलग अलग है। ध्यान रखने वाली चीज, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, इनमें से सभी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के फंक्शन है एक्सेप्ट आपको निकालना है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर मैच्योरेशन भी हो रहा है, प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, उनके बीच डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, बट इनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कभी भी इनका डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर अगर लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी में सिर्फ 2 रहेंगे। याद रखने वाली चीज है, हमारे थाइमस एंड बोन मैरो, ये सिर्फ ये दोनों ही हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आएंगे। सेकेंडरी में आपके एक्सेप्ट सभी आ जाएंगे, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ये सभी आपके सेकेंडरी में आ जाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया इज नोन एज, अगर हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं इसे क्या बोला जाएगा। ऑप्शंस है कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, म्यूटेशन एंड क्यूरिंग। कंजुगेशन नहीं होगा, जब 2 सेल्स आपस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर जेनेटिक मटेरियल्स का इनमें ट्रांसफर हो रहा है इसे कंजुगेशन बोला जाएगा। ट्रांसडक्शन, इनमें भी अगर जेनेटिक मटेरियल्स अगर इनमें भी ट्रांसफर हो, ये भी हमारे ट्रांसडक्शन आ जाएंगे। म्यूटेशन मतलब अगर इनमें अगर इनका जीनोम स्ट्रक्चर या इनके जीनोम का जो सीक्वेंसिंग है, अगर इसमें किसी तरीके का परमानेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा म्यूटेशन। बट क्यूरिंग की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया से इनके प्लाज्मिड इट मीन्स क्या हो रहा है, जो इनका सर्कुलर डीएनए है, अगर हम इसे एलिमिनेट आउट कर रहे हैं, अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे क्यूरिंग मेथड्स के नाम से, क्यूरिंग टेक्निक्स के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, द क्लिनिकल जॉन्डिस टाइफाइड बाय येलोइंग ऑफ द टिश्यू इज एसोसिएटेड विथ एलिवेटेड लेवल ऑफ, या सिंपली लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जॉन्डिस में इनमें से किस एजेंट का हमारा नॉर्मल लेवल यहाँ एक्सीड हो जाता है। ऑप्शंस है सीरम लाइसोजाइम, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज एंड सीरम बिलिरुबिन। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ आपका सीरम बिलिरुबिन। अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल है 3 mg पर डेसीलीटर, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से अगर एक्सीड हो रहा है सीरम एल्ब्यूमिन का या सीरम बिलिरुबिन का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो हमें जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। क्लियर? चलिए नॉर्मल लेवल ध्यान रखना है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो रहा है तब हमें क्या होगा, जॉन्डिस होने के चांसेस है, जिसे हाइपर बिलिरुबिमिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए,
हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी टेस्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। हैंगिंग ड्रॉप मेथड आपने प्रैक्टिकल में किया होगा। किसी बैक्टीरिया के मूवमेंट को चेक करने के लिए, उनके अंदर मोटिलिटी को चेक करने के लिए, उनका अरेंजमेंट चेक करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ये सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, जीनर एंड द एंटोनी वान लियोनहुक। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? एंटोनी वान लियोनहुक, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया? इसके पीछे का रीजन यही था कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा देखा गया है, इनके अंदर मोटिलिटी है, ये मूव कर सकते हैं, इनके अंदर मूवमेंट है, ये बताया गया था हमारे एंटोनी वान लियोनहुक के द्वारा। और किस मेथड के द्वारा ये पॉसिबल है? हैंगिंग ड्रॉप मेथड के द्वारा। क्लियर? अगर हम किसी स्लाइड में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को या उसके सैंपल को अगर हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, उस स्लाइड को हम अगर नीचे की ओर इस तरीके से ऐसा रख दें कि जो हमारे ड्रॉप हैं वो इस तरीके का हैंग होता रहे, झूलता रहे, तब हम माइक्रोस्कोप से इसे देखकर इनका मूवमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। और वहीं अगर हम दूसरे सिंपल अगर स्टेन की बात करें, सिंपल अगर हमने ग्लास स्लाइड पर अप्लाई किया, तब यहाँ से उनका मूवमेंट देख पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, द टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जा रहा है? वाइडल टेस्ट, एलिजा टेस्ट, रोज वाटर टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। देखिएगा, वाइडल टेस्ट के द्वारा हम टाइफॉइड फीवर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एलिजा HIV टेस्ट के लिए, रोज वाटर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? आर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट यूज करेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड ये भी आपके HIV या हमारे एड्स के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। वाइडल टेस्ट आएगा आपके लिए आंसर, ठीक है। टाइफॉइड के लिए वाइडल टेस्ट, दूसरा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए इन सभी सीरोलॉजिकल टेस्ट को भी जरूर से रिमेंबर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, द एसिडिक पॉलीमर्स ऑफ रिविटॉल ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे एसिडिक पॉलीमर, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन, एसिडिक पोर्शन किसके रहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स के, हमारे थिकोइक एसिड्स के, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स एंड लाइसोजाइम्स। पॉलीसेकेराइड्स नहीं होंगे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स ये हमारे ग्राम नेगेटिव में रहते हैं। चलिए थिकोइक एसिड, ठीक है, थिकोइक एसिड प्रेजेंट रहते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। पेप्टाइडोग्लाइकॉन रहते हैं बट ये एसिडिक नहीं रहते हैं। चलिए क्लियर क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? थिकोइक एसिड प्रेजेंट रहेंगे अगर एसिडिक पोर्शन की हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ से। पहला, इंडिया इंक स्टेन नाइग्रोसिन यूज्ड फॉर स्टेनिंग फॉर द बैक्टीरियल कैप्सूल एंड क्रिप्टोकोकस। बिल्कुल सही, इंडियन स्टेन या नाइग्रोसिन स्टेन, इसे बैकग्राउंड स्टेनिंग पर यूज किया जाता है, मेनली कैप्सूल्स को स्टेन करने के लिए। दूसरा बात करते हैं, किनियोन स्टेन इज मॉडिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट स्टेन टेस्ट एंड नो यूज ऑफ हीट फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। देखिए एसिड फास्ट स्टेन में क्या होता है, एसिड का तो हम यूज करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हमें हीट भी अप्लाई करना रहता है। बट अगर हम किनियन टेस्ट की बात कर रहे हैं, किनियन स्टेन की बात करते हैं, तो ये एसिड फास्ट का ही हमारा मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे हमें यूज करने के लिए हीट का एप्लीकेशन नहीं लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोंटाना स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ ट्रोपिनम्स, ठीक है, ये भी आपके सही बैठ रहे हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखा जाए, द जिल नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नहीं, जिल नेल्सन स्टेन क्या बोला था मैंने आपको? जिल नेल्सन स्टेन इज द एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। इसके द्वारा हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ इनके लेवल पर या इनके सेल लेवल पर हम ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम यूज करने का मतलब ये है कि हम उन्हीं बैक्टीरियाज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिनके चारों ओर एक माइकोलिक एसिड या जिनके चारों ओर जिनका सेल वॉल किसी एसिड से मिलकर बना हुआ रहेगा।
क्लियर। तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के लिए इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं, ना कि एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। क्लियर है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, स्टेनिंग से डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर स्टेन्स रहेंगे, इनका भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस जरूर से एक बार देखकर चलना है, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। द बैक्टीरिया विच नीड्स ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड, जो ऑक्सीजन का रिक्वायर कर रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बहुत इजी है भैया, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है मतलब एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो एनएरोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए इट मींस एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इट मींस एनएरोबिक। तो करेक्ट आंसर निकला यहाँ पर आपका ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बैक्टीरिया इज फ्रॉम केमिकल कंपाउंड दे आर सेड टू बी, केमिकल्स से अगर कोई बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी का फॉर्मेशन करता है या अपने एनर्जी के लिए किसी केमिकल पर वो डिपेंड रहता है, इसे किस बैक्टीरिया के या किस स्पीसीज में इसे क्लासिफाई किया जाएगा? फोटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा करेक्ट आंसर? केमिकल्स रिलेटेड टू कीमोट्रॉप्स। ठीक है, जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हमारे कीमोट्रॉप्स, जो लाइट का यूज कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं हमारे फोटोट्रॉप्स, और जो खुद से अगर वो हम अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से अगर वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आ जाएंगे हमारे ऑटोट्रॉप्स। क्लियर, बहुत इजी है। चलिए अगला देखा जाए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स, ग्राम नेगेटिव किस तरीके का कलर शो कर रहे हैं? पिंक, ब्लू, वायलेट और रेड। क्या होगा यहाँ पर? हमारे पिंक कलर के शो करेंगे हमारे ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव हमारे किस कलर के शो करेंगे? ब्लू कलर के, पर्पल कलर का शो करेंगे। ग्राम नेगेटिव हमारे पिंक कलर शो कर रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए। ग्रोथ पीरियड ऑफ कल्चर इज, ग्रोथ पीरियड किसी कल्चर को अगर हम किसी कल्चर मीडिया को अगर हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो ग्रोथ के लिए हम उसे जब स्टे करते हैं तो इसे किस नेम से जाना जाएगा? इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, इंसिनरेशन एंड आइसोलेशन। तो देखिएगा, इंक्यूबेशन इट मीन्स क्या होता है? जब हम उसे इंक्यूबेट कर रहे हैं या किसी एक पोर्शन या किसी एक सेम स्टेज पर हम उसे लंबे समय तक रख रहे हैं ताकि वो आसानी से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ हो सकें, इसे ग्रोथ पीरियड या इनोकुलेशन पीरियड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, या इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, इंक्यूबेशन यहाँ पर आ रहा है हमारा जब हम किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक टेस्ट एक्सेप्ट, इनमें से सभी हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक टेस्ट हैं, मतलब ये सिर्फ उनके ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं, ना कि पूरी तरीके से उन्हें किल कर रहे हैं। रीडल वॉकर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, AOAC यूज डाइल्यूशन टेस्ट और सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट। देखिएगा, जब हम रीडल वॉकर टेस्ट की बात करते हैं, चिक मार्टिन की बात करें, AOAC टेस्ट की बात करें, ये सभी हमारे बैक्टीरियोसीडल टेस्ट रहते हैं। ठीक है, ये उन सभी बैक्टीरियाज के लिए यूज करते हैं जो पूरे तरीके से सीडल एक्टिविटीज शो कर रहे हैं। और वहीं अगर हम सीरियल डाइल्यूशन की बात करते हैं, ये हमारे आ जाएंगे बैक्टीरियोस्टैटिक टेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं। उन्हीं एंटीबायोटिक्स के लिए हम सीरियल डाइल्यूशन या कैल्सियस सेक्स टेस्ट का यूज करेंगे, अगर डिफ्यूजन टेस्ट या विएबल टेस्ट का यूज कर देंगे हम यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक के नाम से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लो टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन से ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसे ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए इनका टेम्परेचर रहता है 0 to 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कम टेम्परेचर पर ये ग्रोथ कर रहे हैं। मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, सैक्रोफाइल्स एंड नन ऑफ द अबव। चलिए समझते हैं। सैक्रोफाइल्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके करेक्ट आंसर। सैक्रोफाइल्स ऐसे रहेंगे जिसे ग्रोथ करने के लिए 0 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। दूसरा, मीजोफाइल्स मतलब
जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर आसानी से ग्रोथ करे, 15 to 37 और 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे मीजोफाइल्स हो जाएंगे। थर्मोफाइल्स क्या हो रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर पर अगर ग्रोथ कर रहे हैं थर्मोफाइल्स। मीजोफाइल्स मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर पर ग्रोथ कर रहे हैं। सैक्रोफाइल्स मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम पर ग्रोथ कर रहे हैं। अब देखिएगा पैथोजेनिक यहाँ पर कौन हो रहे हैं, हमारे सबसे ज्यादा पैथोजेनिक बोला जाए हमारा मीजोफाइल्स बैक्टीरिया, क्योंकि ये हमारे सेम टेम्परेचर पर ग्रोथ कर रहे हैं। जो हमारे सेम टेम्परेचर पर ग्रोथ कर रहे हैं वही हमें इन्फेक्शन कॉज करवा सकते हैं। थर्मोफाइल्स नहीं करवा सकते क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ये नहीं है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। सैक्रोफाइल्स ये भी कॉज नहीं करवा सकते क्योंकि इस टेम्परेचर पर बॉडी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा या टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ आएगा आपका सैक्रोफाइल्स। ठीक है, सैक्रोफाइल्स हमारे क्या रहेंगे 0 to 15 डिग्री सेल्सियस, और ये कम पैथोजेनिक है। थर्मोफिलस भी कम पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है। और मीजोफाइल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारा मीजोफाइल्स बैक्टीरिया आएंगे। चलिए आगे देखा जाए, वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। क्या होंगे वायरस यहाँ पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। जी हाँ, वायरस क्या होते हैं, ये एक हिसाब के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। देखिए वायरस में कंफ्यूज नहीं होना है, इसे कड़ी बोला जाता है। दे आर द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा हो रहा है, वायरस की अगर हम बात करें, अगर ये सिंपल अगर अपने सिंगल फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहें तब ये नॉन लिविंग रहते हैं, लेकिन अगर ये किसी होस्ट बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तब ये उस होस्ट बॉडी से अपने लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन और अपना ग्रोथ करवाते हैं, जिसके कारण हम इसे लिविंग में भी गिन सकते हैं। ये नॉन लिविंग भी हैं, और अगर ये किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तब ये लिविंग फॉर्म्स में भी आ जाते हैं। तो हमारे लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। क्लियर। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स रहते हैं। पैरासाइट्स मतलब क्या हो रहे हैं, जो किसी होस्ट बॉडी पर अटैक कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, और दूसरा इनमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, इनमें या तो डीएनए या तो आरएनए प्रेजेंट रहेगा। अगर बैक्टीरिया की बात करें, फंगी की बात करें, इनमें डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन वायरस ऐसे हैं या तो इनमें डीएनए प्रेजेंट रहेंगे या तो इनमें आरएनए प्रेजेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए, यहाँ फंगी से क्वेश्चन है, इफ हाइफा कंटेन्स नो सेप्टा एंड अपीयर एज लॉन्ग कंटिन्यूअस सेल विथ मैनी न्यूक्ली दे आर। हाइफा की बात कर रहे हैं, हमारे मोल्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, सेप्टेट हाइफा, कोइनोसाइटिक हाइफा, यूनिसिलिएट हाइफा एंड नन ऑफ द अबव। हाइफा क्या होता है, जब आप मोल्ड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, आपस में एक थ्रेड लाइक फॉर्मेशन करते हैं। ये इनका जो स्ट्रक्चर रहता है थ्रेड लाइक फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और इसी थ्रेड के बीचों बीच में इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और अगर इस न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस के बीच अगर सेपरेशन हमें देखने को मिलता है तो ये सेपरेशन होता है हमारे सेप्टम के द्वारा, और जिस हाइफा में ये सेपरेशन देखने को मिल रहा है इसे सेप्टेट हाइफा बोलेंगे। और जिसमें ये सेप्टम नहीं रहेंगे, इट मीन्स अगर इनमें न्यूक्लियस कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहेंगे, तो इसे हम कोइनोसाइटिक हाइफा के नाम से जानेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन के तरीके से और इजी तरीके से समझते हैं। दो तरीके के हाइफा मैंने आपको बताया, ये हमारे हो गए हाइफा, या हमारे जो मोल्ड्स रहेंगे इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है। अब देखिएगा, ये इनके न्यूक्लियस है, जो आपको ब्लू कलर को देखने को मिल रहा है, ये इनके न्यूक्लियस है, और इनके बीच यहाँ आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। इस सेपरेशन को बोला जाएगा सेप्टम, और जिनमें ये सेप्टम प्रेजेंट है इसे सेप्टेट हाइफा के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा ऐसा वाइफा है देखिए जिनमें ये सेप्टम एब्सेंट है। सेप्टम एब्सेंट इट मीन्स इनके जो हमारे न्यूक्लियस हैं ये कंटिन्यूअस फॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हो जाएंगे हमारे कोइनोसाइटिक हाइफा। ऐसे दो तरीके का इनका फॉर्मेशन रहता है, दो तरीके के हाइफा इनमें प्रेजेंट रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, फंगी डिफर्स विद बैक्टीरिया इन दैट, किस कंडीशन पर, ये किस कैरेक्टरिस्टिक से हम फंगी को बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, कंटेंस नो पेप्टाइडोग्लाइकॉन,
यूकैरियोटिक सेल स्टेरॉल्स प्रेजेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। क्यों ऐसा हो रहा है? फंगी में और बैक्टीरिया में अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखा जाए, बैक्टीरियाज में क्या रहता है, इनका आउटर सेल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना रहता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं। फंगी का जो बैक्टीरियल सेल, ये फंगी का जो फंगल सेल रहता है, सेल वॉल रहता है, ये चिटिन या सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बना रहेगा। दूसरा बात करते हैं, बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन फंगीज हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बने रहते हैं। दूसरा बात करते हैं, स्टेरॉल प्रेजेंट। बैक्टीरियाज में स्टेरॉल एब्सेंट रहते हैं एक्सेप्ट द माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम इस स्पीसीज से आने वाले जितने भी हैं, इनमें सिर्फ स्टेरॉल प्रेजेंट रहता है, बाकी सभी बैक्टीरिया में स्टेरॉल एब्सेंट रहते हैं। बट फंगी की बात करें तो इनमें स्टेरॉल भी प्रेजेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर निकल गया आपका यहाँ ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए देख लिया जाए, एक डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर एक साइड हमारे फंगी, एक साइड हमारे बैक्टीरिया। सेल टाइप की बात करें, फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर रहते हैं, और बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोटिक रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें क्या रहता है, हमारा स्टेरॉल प्रेजेंट रहता है, और इनमें माइकोप्लाज्मा या माइकोबैक्टीरियम हम बोल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा स्पीसीज में ही सिर्फ स्टेरॉल प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा हम बात करते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये एरोबिक भी एनारोबिक भी हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं, और ये एरोबिक से एनारोबिक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर कार्बन सोर्स की बात करें तो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर्स पर ही हमारे फंगी डिपेंड करते हैं, लेकिन ये हमारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों तरीके से हो सकता है। सेल वॉल कंपोजिशन की बात करते हैं तो चिटिन सेल्यूलोज से बना रहेगा हमारा फंगी, और दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना रहेगा हमारा बैक्टीरिया। चलिए होप सो क्लियर होगा आपको। ये सभी क्वेश्चन जरूर से इन्हें रिमेंबर करेंगे, एक बार जरूर से इनका रिवीजन कर लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स टेबल्स यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं, उन्हें जरूर से एक बार रिमेंबर करते हुए चलेंगे, और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर DI एग्जामिनेशन एंड थैंक यू ऑल।